जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। नमस्कार साथियों, राहुल मिश्रा नाम से पुकारा जाता है हमको और आप देख रहे हैं बुंदेली हलचल का ये खास कार्यक्रम जनता की बात राहुल के साथ। कबीर का यह दोहा जो हमें बचपन से स्कूलों में पढ़ाया जाता था, दोहा जिसका अर्थ है कि इंसान अपनी जाति से नहीं बल्कि अपने कर्म एवं ज्ञान से बड़ा होता है। आज का यह दिन, जिस दिन हम यह प्रोग्राम शूट कर रहे हैं, 11 अक्टूबर का दिन, आज भारत की दो महान हस्तियों का जन्मदिन है जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में भी किया है। पहले हैं श्री अमिताभ बच्चन जी, सदी के महानायक नाम से प्रचलित इनका नाम, जो अपने अभिनय के दम पर भारत का नाम विदेशों में भी जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। दूसरे हैं हार्दिक पांड्या, भारत के महानतम ऑलराउंडर में से एक, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी एवं बल्लेबाजी से भारत को कई बार जीत भी दिलाई है। जब इन दो महानुभावों के जब हम नाम लेते हैं तब हम इनसे इनकी जाति नहीं पूछते, क्योंकि ये इंसान अपनी जाति से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान हुए हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह इसी जातिवाद के मुद्दे के इर्द गिर्द घूमता है, मामला हाथरस का। हाथरस, जिसका नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बात करने जा रहा हूं, फिर भी मैं इसको संक्षिप्त में ज़रूर समझाना चाहूँगा। 14 सितंबर का दिन, उत्तर प्रदेश के हाथरस का भूलगढ़ी इलाका, जहां पर एक 19 वर्षीय युवती अपनी मां के साथ खेत में चारा काटने जाती है। कुछ देर बाद उसकी गुमशुदगी हो जाती है। गुमशुदगी की तलाश चालू होती है और युवती पास के ही खेत में लहूलुहान अवस्था में पाई जाती है। अस्पताल ले जाया जाता है, बोलने की स्थिति में भी नहीं होती है और उसके बाद खबर आती है कि लड़की का गैंगरेप हुआ है। लड़की का गैंगरेप, यह बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कुछ दिन बाद जब लड़की को होश आता है तो वह अपने बयान दर्ज कराती है कि गांव के ही 4 सर्वकथित ऊंची जाति के लड़कों ने उसका गैंगरेप किया है। उत्तर प्रदेश के आला अधिकारियों ने 11 दिन बाद लड़की का सैंपल लिया, क्योंकि 11 दिन बाद उस लड़की को होश आता है, तब वह अपने बयान दर्ज कराती है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ। उसके बाद रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि रेप की कोई स्थिति बनी ही नहीं, क्योंकि वह रिपोर्ट सही भी थी। क्योंकि यह इसलिए हुआ क्योंकि रेप की पीड़िता के सैंपल 72 घंटे के भीतर लिए जाने चाहिए, जो 11 दिन बाद लिए गए, जिससे सभी तथ्य नष्ट हो चुके थे। 29 सितंबर को लड़की का देहांत हो जाता है। लड़की का शव घर लाया जाता है, जिसे आनन फानन में पुलिस द्वारा जला दिया जाता है। परिवार वालों के लाख कहने के बाद भी लड़की को सुबह तक इंतज़ार नहीं करवाया जाता। परिवार वालों को यह कहा जाता है कि जल्द से जल्द शव को जला दिया जाए, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। पुलिस ने यही जवाब दिया कि ऊपर से ऑर्डर हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह किया गया। यह ऊपर वाला कौन है, आज तक यह स्थिति साफ नहीं हो चुकी। दूसरा यह भी कहा गया कि कानून व्यवस्था जो विपक्ष के कुछ नेता कुछ दिन बाद हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने जाने के लिए जिद करते रहे। जिद करने के बाद भी हाथापाई हुई, लेकिन उसके बाद विपक्ष के कुछ नेता मिले। जब विपक्ष को रोकने के लिए इतनी भयंकर कानून व्यवस्था बना ली गई थी, तो क्या एक दिन पहले यह कानून व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी? मामला और गरमाया। पुलिस अधिकारियों द्वारा यह स्पष्टि की गई कि लड़की की रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं थी। सफदरगंज अस्पताल की एक रिपोर्ट आई जिसमें यह कहा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह कहा गया कि लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी एवं गले पर भी कुछ चोट के निशान थे। इस मामले के कई पहलू और खुलते जा रहे हैं, धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि क्या है। लेकिन जब मामला बलात्कार का है तो हम जाति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले चारों आरोपियों, जो कि तथाकथित ऊंची जाति से आते हैं, पीड़िता के भाई को झड़प के दौरान एक धमकी दी गई थी। इन्होंने कहा था कि तुम नीची जाति के हो, हम तुम्हें देख लेंगे। जाति जो समाज में एक पहचान के रूप में मिली हुई है, यह महानता कैसे बन गई, आज हमें समझने की यह ज़रूरत है। जातिवाद के यह मुद्दे आज समाज में कैसे आए, इसके लिए हमें उसकी जड़ों तक पहुंचना ज़रूरी है। एक रिसर्च पेपर जिसका नाम है अनहियर्ड वॉइस दलित वुमेन, इसमें मनुस्मृति, जो कि हिंदुओं का एक ग्रंथ है, मनुस्मृति के कुछ तथ्य इसमें दिखाए गए, जिसमें महिलाओं एवं दलितों को किस तरह नीचा दिखाया गया, यह स्थिति स्पष्ट होती है। मनुस्मृति के कुछ तथ्य, मनुस्मृति के कुछ अध्याय जिनके श्लोकों में कहा गया है, जैसे मनुस्मृति का 9वां अध्याय 94वां श्लोक, जिसमें यह कहा गया कि 30 वर्ष का व्यक्ति एक 12 वर्ष की युवती के साथ विवाह कर सकता है एवं 24 वर्ष का व्यक्ति 8 साल की लड़की से विवाह कर सकता है। उसमें यह भी कहा गया कि यदि लड़की बायोलॉजिकली एक्टिव है तो वह कभी भी शादी कर सकती है। मनुस्मृति का 5वां अध्याय 147वां श्लोक, इसमें यह कहा गया
कि एक लड़की के द्वारा, एक युवती के द्वारा या एक वृद्धा के द्वारा उसे कुछ भी स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ तक कि उसके अपने घर में भी वह स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकती है। इसके अलावा मनुस्मृति का 9वां अध्याय 3रा श्लोक, जिसमें उसमें कहा गया है कि युवती की रक्षा बचपन में उसका पिता, जवानी में उसका हस्बैंड यानी कि पति एवं बुढ़ापे में उसके पुत्र करते हैं। मतलब युवती कहीं से कहीं तक स्वतंत्र नहीं है। इसके अलावा मनुस्मृति का 9वां अध्याय 25वां श्लोक, जो बहुत अहम है, आप ध्यान से सुनिएगा, कि कुछ तथाकथित ऊंची जाति के लोग किसी भी शूद्र महिला का यौन शोषण कर सकते हैं, यह अपराध नहीं होगा। मनुस्मृति में इसके अलावा भी कुछ तथ्य बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि दलितों की हत्या ब्राह्मणों द्वारा की जाती है या फिर ऊंची जाति के लोगों द्वारा यदि की जाती है तो वह अपराध नहीं होगा, या होगा भी तो माइनर ऑफेंस या फिर छोटा मोटा अपराध होगा जो जानवरों की हत्या के बराबर होगा। तो क्या जातिगत मुद्दे इस तरीके से हमारे समाज में आए हैं? इसके अलावा कई डेटा और हैं, जो कि जैसे कि एनसीआरबी का डेटा यह बताता है, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसने यह बताया कि 2019 में भारत में लगभग 32,000 रेप केस दर्ज हुए। इसके अलावा लॉजिकल इंडियन की एक रिपोर्ट आती है, जिसमें यह कहा जाता है कि हर दिन भारत में 4 दलित लड़कियों का रेप होता है। इसके अलावा 23% दलित महिलाओं का रेप भारत में किया ही जाता है। ऐसे कई मुद्दे हमारे सामने आते हैं। कुछ वर्षों पहले तक केरल में एक प्रथा विद्यमान थी, केरल का त्रावणकोर इलाका, जहां पर राजाशाही चलती थी तथाकथित उच्च जाति के लोगों की, जिसमें दलित महिलाओं एवं अनटचेबल या कि अछूती महिलाओं से उनको टैक्स देना होता था। ये टैक्स क्या होता था? ब्रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन कर। यदि दलित महिलाओं को अपने स्तन को छुपाना है तो उन्हें वहाँ के किंगडम यानी कि राजाशाही को या कि उच्च जाति के लोगों को टैक्स देना होता था। एक बार महिलाओं द्वारा इसका विद्रोह किया गया, तब उनके स्तनों को काट दिया गया। ऐसी कई प्रथाएं और हैं, जैसे कि भवरी देवी का केस। भवरी देवी जो कि जिनका केस 1993 में आया, 9 महीने की एक बच्ची की शादी को रुकवाने के लिए उन पर एक जघन्य अपराध हुआ। गांव के ही उच्च जाति के 5 युवकों ने भवरी देवी का रेप किया। उसके बाद 1995 तक इस केस का जजमेंट आया, जहां पर जज ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी किया और कहा गया कि रेप के कोई साक्ष्य नहीं मिले। विशाखा एक जो संस्था भवरी देवी के साथ हमेशा कार्यरत थी, उन्होंने कुछ तथ्य जजमेंट के सामने रखे। जिस जजमेंट को दिया गया था, उस जजमेंट में यह लिखा गया कि द विलेज हेड कैन नॉट रेप, मतलब गांव का मुखिया रेप नहीं कर सकता। इसके अलावा ये लिखा था कि कई जाति के कई लोग साथ में किसी भी रेप में भागीदारी नहीं दे सकते हैं, इसीलिए यह रेप नहीं हो सकता। आप समझ सकते हैं इस बात को। इसके अलावा यह कहा गया कि 60 से 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति इस रेप में भागीदारी नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात, A member of higher caste cannot rape a lower caste woman which is impure। मतलब हायर कास्ट जिसको प्योर बताया जाता है, लोअर कास्ट जिसको इम्प्योर बताया जाता है, अशुद्ध बताया जाता है। हायर कास्ट के लोग लोअर कास्ट की महिला का रेप नहीं कर सकते हैं। यह कुछ दलीलें दी गई थी जो हमारे सामने समझ में आती हैं। जाति के बारे में जब मैंने कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखे हैं तो आपको एक बात समझ में आती होगी कि समाज में जाति के बारे में कितनी कुंठित सोच रखी गई है और कितनी संकुचित व्यवस्था हमारी जाति को लेकर है। लेकिन जब कोई ऐसी घटना होती है तो समाज का हर वर्ग निकल कर आकर कहता है कि हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं एवं जातिगत मामलों में पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अपने आप ज़रा फ़ोन को उठाइए, व्हाट्सएप एवं फेसबुक को देखिए। क्या आप किसी ऐसे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं जो एक जाति का महिमा मंडन करते हैं या जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं? दूसरा, जब बच्चा स्कूल जाता है तो उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारी जाति क्या है। बात यहीं तक सीमित नहीं रहती, उसके बाद यह भी पूछा जाता है कि बेटा तुम किस क्षेत्र से आते हो, क्योंकि हमारे समाज में कुछ नीची जाति जो बना दी गई हैं उनको किसी एक क्षेत्र तक सिमटा कर रख दिया जाता है। बच्चा चाहे कितनी भी वैज्ञानिक सोच रख ले, कितना भी विज्ञान पढ़ ले, लेकिन जब बात उसकी शादी की आती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि बेटा लड़का या लड़की जाति की ही ढूंढना। तो क्या ऐसे मुद्दे जाति के नहीं आते हैं हमारे सामने? और यही जाति के छोटे छोटे मुद्दे जब इतना बड़ा रूप ले लेते हैं तब लोग आके निकल के यही कहते हैं कि हम जात पात पर विश्वास नहीं करते हैं।
अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि राजनीति करना कोई अपराध नहीं है, बल्कि उस अपराध पर राजनीति करना उस अपराध से भी बड़ा अपराध है। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन है कि इस संवेदनशील मामले को जल्द से जल्द निष्पक्ष रूप से जांच करें एवं इसका डिसीजन जल्द से जल्द सुनाएं एवं अपने अपने मत इस वीडियो पर ज़रूर रखें और बने रहिए बुंदेली हलचल के इस खास कार्यक्रम जनता की बात राहुल के साथ में। धन्यवाद।